अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये खौफनाक हक़ाइक़ हैं इसके, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बलूचिस्तान का एक वस्ती ज़िला है सोराब। यहाँ पे एक हौलनाक वाक़या हुआ जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पे सिविलियंस जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। जो इन्फॉर्मेशन मकामी मीडिया से आ रही है या कासिम सूरी साहब ने बताई या दीगर कुछ लोगों ने जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है उन्होंने बताई, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से एक फ़िज़ाई हमला किया गया जिसके नतीजे में जो लोग जाँ बहक हुए उनमें 9 बच्चे, 7 ख़वातीन और 12 मर्द शामिल हैं। और इनमें बच्चे जो हैं वो दूध पीते बच्चे भी हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। अगर आप ये तस्वीर और वीडियोज़ में आपको दिखा पाता तो आपका दिल दहल जाता। ये बड़ा खौफनाक इंसिडेंट है, बड़े हौलनाक मनाजिर हैं जो उसके मैं देख रहा हूँ और ये बड़े तकलीफ़ देह मनाजिर हैं। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि मौक़िफ़ किसका क्या है और ये किया क्यों गया और ये वजह क्या बनी। देखिए, इसमें जो एक स्टेटमेंट है वो तो वज़ीर आला बलूचिस्तान का है। सरफराज बुगटी ने कहा कि सोराब में 18 दहशतगर्दों का खात्मा काबिल तहसीन है। वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली अफसोस है। और जो ये बात की पहले सरफराज बुगटी ने, उसमें उन्होंने एक अलग तरह का स्टेटमेंट दिया, लेकिन फिर जब DG-ISPR का स्टेटमेंट आया वो किसी और तरह का आया। वो ये कहते हैं कि सोराब में बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी तैयार की जा रही थी और ये धमाके से तबाह हो गई गाड़ी और इसमें 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में मौजूद 3 शहरी भी जाँ बहक हो गए। अब ये वो इब्तदाई इतलात हैं जो अलग अलग ज़राए से दी गई हैं, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो 28 लोग हैं जो अब तक जाँ बहक हुए हैं, 17 लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और आवाम बड़ी तादाद में निकल कर बैठ गई है, लाशें रख कर सोराब रोड के ऊपर। वहाँ पे सोराब के इलाके में जो मेन रोड है उसे सोराब मेन चौक कहते हैं, वहाँ पे लाशें रख कर लोग बैठ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे, बलूचिस्तान की हुकूमत ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और वहाँ सारी रात अब कर्फ्यू रहता है। लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है और इस मामले को दबाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त तक ये कर्फ्यू जारी रहे, जब तक कि 14 अगस्त के प्रोग्राम नहीं हो जाते। अब ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। 28 पाकिस्तानी शहरी जो बलूचिस्तान से हैं वो शहीद हुए। उनमें 9 बच्चे, 7 ख़वातीन और 12 सिविलियन मर्द शामिल हैं। अब इसमें पहले कुछ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफ़ी हैं उन्होंने ये खबर दी थी कि क्वाड कॉप्टर के ज़रिए से दहशतगर्दों पे हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में कुछ सिविलियन भी मारे गए। तफसीलात अभी आ रही हैं। DG-ISPR ने एक अलग तरह का मौक़िफ़ दिया कि वो खुद ही धमाका हो गया, वो खुद कुछ बम्बार वाली गाड़ी तैयार कर रहे थे। जबकि जो सरफराज बुगटी हैं उन्होंने एक और दावा किया कि जनाब ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई ऑपरेशन किया और बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। तो एक्चुअली ये हुआ क्या, जो मकामी लोग ये बताते हैं और जो मकामी सियासतदान हैं उन सब का ये कहना है कि ये जेट तैयारों के साथ हमला किया गया और यहाँ पे बमबारी हुई, उसके नतीजे में इतने बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चों की लाशें सड़क पे रख के बैठे हुए हैं। ये बड़े हौलनाक मनाजिर हैं। मैंने इस तरह के मनाजिर मैंने गज़ा में देखे थे, यानी वो एग्जैक्टली मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा था, मट्टी से हटे हुए जिस्म। और बहुत, अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि दर्द की कोई सरहद नहीं होती। गज़ा के मलबे में दबे मासूम ख्वाब हों या बलूचिस्तान की वादियों, घरों, चौक चौराहों, झोंपड़ियों में बिखरी हुई लाशें, दर्द हर जगह एक ही ज़ुबान बोलता है। किसी माँ की गोद उजड़ती है, किसी बहन की आंख अपने प्यारे की राह तकती रहती है और किसी के बच्चे के हाथ में खिलौने की बजाय खौफ रह जाता है। ये सिर्फ घरों के उजड़ने का दुख नहीं है, ये इंसानियत के ज़ख्मी होने का नोहा है। काश दुनिया इन आंसुओं की आवाज़ सुन सके। काश हर मजलूम के लिए अमन, इंसाफ और जीने का हक सिर्फ एक ख्वाब ना रहे। जो सनाउल्लाह बलोच हैं, सेनेटर बलूचिस्तान से, वो क्या कहते हैं, MPA भी रहे, सेनेटर भी। वो ये कहते हैं कि सोराब के अलमनाक वाक़े पर शदीद रद्दअमल का उन्होंने इजहार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद को एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से सवाल करना चाहिए कि आखिर अपने ही शहरियों के खिलाफ जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल की नौबत क्यों आ रही है। अब ये वहाँ के ज़िम्मेदारान कह रहे हैं, अहम तरीन लोग कह रहे हैं कि ये फ़िज़ाई हमला किया गया जेट तैयारों या हेलीकॉप्टरों से, जिसके नतीजे में सिविलियंस की हलाकतें हुई हैं। उन्होंने कहा रियासत अपने ही लोगों से मुसलसल दस्तों गिरबान रहने की बजाय एतमाद का रिश्ता कायम करे और चेक पोस्टों, बंदूकों और निगरानी पर इन्हिसार कम करे। सोराब वाक़े को किसी बयानिए के ज़रिए छुपाने की बजाय आला सतह पर तहकीकात करवाई जाएँ और हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएँ। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के ज़ख्मों पर नमकपाशी के बजाय वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात ज़रूरी हैं। काश दुनिया इन आंसुओं की आवाज़ सुन सके। काश हर मज़लूम के लिए अमन, इंसाफ और जीने का हक सिर्फ एक ख्वाब ना रहे। जो सनाउल्लाह बलोच हैं, सेनेटर बलूचिस्तान से, वो कहते हैं कि दर्द की कोई सरहद नहीं होती।
ये जनाब सनाउल्लाह बलोच साहब का स्टेटमेंट है, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, जो महरंग बलोच हैं जिनको जेल में बंद किया हुआ है, उनकी जो पार्टी है या बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है, वो ये कहती है कि बलोच अवामी आबादियों पर बमबारी करना और फिर शहीद होने वालों को दहशतगर्द कहना इंतहाई शर्मनाक अमल है। गैर संजीदा बयानात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि 4 साला मासूम बच्चों के जनाजों पर रियासती इदारों को ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं है। सौराब गदर में पेश आने वाला वाक़या रूह को झंझोड़ देने वाला वाक़या है। खून आलूद कफन सड़क पर एहतजाज करने पहुंचे तो पूरा रियासती मीडिया बयानियां घड़ने के लिए उन्हें दहशतगर्द करार दे रही है। बच्चे तो दहशतगर्द नहीं हो सकते ना, खवातीन तो दहशतगर्द नहीं हो सकती। एक छोटा बच्चा बहुत मासूम जो सही तरह से चलता भी नहीं है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? एक इतना छोटा बच्चा जो कभी स्कूल भी नहीं गया, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? एक औरत जो अपने घर के अंदर रहती है, चादर और चार दीवारी के अंदर रहती है, अपने घर के काम निपटाती है, बच्चों को पालती है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकती है? एक आम आदमी जिसको अपने बच्चों का पेट पालने से फुर्सत नहीं है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। एक जुमला पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर नहीं बोल रहा, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। सोशल मीडिया भी ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं, वो तमाम इस वाक़े को रिपोर्ट करें, सोशल मीडिया पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, ताकि आइंदा के लिए ऐसे कत्ले आम से पहले 10 दफ़ा सोचा जाए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने इस वाक़े को अलग अलग तरह से बयान किया है, जिससे इस बात को क्लियर किया जा सकता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग लाशें सड़क पर रख के बैठे हैं। तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया कि वहाँ पे अब कोई जाएगा ही नहीं, हम किसी को वहाँ पे जाने ही नहीं देंगे। नाज़रीन, ये आप देखें ना, इसहाक डार का स्टेटमेंट। एक अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ बहरा अहमर में, जिसको रेड सी कहते हैं आप, जहाँ पे हौसी हमला कर देते हैं उन बहरी जहाज़ों के ऊपर जो सऊदी अरब से निकलते हैं। तो इसहाक डार उसके बारे में कहते हैं कि बड़ी तशवीश है मुझे उस हमले पे। मालूमात के मुताबिक 3 पाकिस्तानी शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि एक ज़ख्मी हुआ है। हम गमज़दा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत करते हैं। और वो कहते हैं पाकिस्तान गैर जंगजू तजारती जहाज़ पर हौसी हमले की शदीद मजम्मत करता है, बेगुनाह इंसानों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं। देखें, हौसियों से अब पाकिस्तान ने लड़ाई करनी है, ये हम सब जानते हैं। वो इसलिए कि सऊदी अरब की हौसियों के साथ लड़ाई है और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा है, और हौसियों को दहशतगर्द कहा जाता है। लिहाजा हौसियों के साथ तो अब लड़ाई करनी है पाकिस्तान को, ये हम सबको आइडिया है। तो वहाँ इसहाक डार साहब को नज़र आ गया, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, कि वहाँ 3 पाकिस्तानी शहीद हुए, लेकिन ये जो 28 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी हैं, ये उनको नज़र नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे जो हथियार इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, किसी और ने नहीं किया। BNP अख्तर मेंगल साहब की जो पार्टी है, उसने 16 तारीख को पूरे बलूचिस्तान में हड़ताल का ऐलान किया इस वाक़े के ख़िलाफ़, जबकि BYC ने, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी ने, आज के दिन में एहतजाज का और बलूचिस्तान के अंदर भरपूर एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया है। अब नाज़रीन, ये है वो अफसोसनाक ख़बर जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी बलूचिस्तान से। आज का दिन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए अहम है आज का दिन कि इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए आज सुहेल आफरीदी ने और पार्लियामेंटेरियंस ने, सब ने जो फ़ैसला किया वो ये था कि सारे के सारे आज जाएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए और उनसे मुलाकात की कोशिश करेंगे। और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो उसके बाद फिर वहाँ पे वो मुज़ामत करेंगे। और जो ऐलान किया था वो ये किया था कि पूरे पाकिस्तान को फिर हम बंद करेंगे रात के वक्त, और पाकिस्तान के हर चौक में एहतजाज किया जाएगा, हर चौक में डी चौक बनाया जाएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज मुलाकात की इजाज़त दी जाती है या नहीं, और अगर इजाज़त दी जाती है तो जेल से क्या खबर निकलती है। अगर इजाज़त नहीं दी जाती तो क्या अपने वादे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रात को पूरा जोर लगा के पाकिस्तान भर के अंदर एहतजाजी एक हिकमत अमली अपना सकती है? ये चीज़ें भी हमें भी नज़र आ जाएंगी थोड़ी देर में। जो नाम दिए गए मुलाकात के लिए, उसमें पहला नाम है सुहेल आफरीदी का, दूसरा शाहिद खटक का, तीसरा मीना खान का, चौथा नाम है शफ़ी जान का, पाँचवां शफ़कत अयाज़ का, और छठा नाम है अब्दुल सलाम अफरीदी का। ये नाज़रीन 6 नाम दिए गए हैं, क्योंकि अदालत का हुक्म था कि 6 लोग मिल सकेंगे इमरान खान साहब को हर जुमेरात को। तो ये 6 नाम दे दिए गए हैं जो इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाएंगे। एक और ऐलान किया सुहेल आफरीदी ने जो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। वो ऐलान उन्होंने ये किया कि अब तक जो लोग इकट्ठे हुए हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के प्लेटफॉर्म पे, जो नौजवानों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, अब तक 5,30,000 नौजवान इसके अंदर शामिल हो गए हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स में। अगर तो इसमें 5,30,000 नौजवान शामिल हो गए हैं
तो ये तो तादाद ठीक तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक बताया गया था कि 60,000 नौजवान हैं। अब अगर हफ्ते डेढ़ के बाद ये 5,30,000 है, तो फिर तो उम्मीद की जा सकती है कि 27 सितंबर आने तक इनकी तादाद 20-25 लाख तक भी हो सकती है। और इतने बड़े पैमाने पर अगर नौजवान रजिस्टर्ड हो जाते हैं और फिर वो निकलते हैं बारी बारी एहतजाज करने के लिए, और वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं, तो फिर तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। देखिए, आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं उनकी तादाद को बहुत बड़ी नहीं है, यानी उनकी वैसे ही आबादी बहुत कम है। 45 लाख की टोटल आबादी है, उसमें से भी सिर्फ एक इलाके के लोग हैं मुख्तलिफ एरिया से आके। वो एक जगह पे 10-15 हज़ार लोग हैं, एक जगह पे 20,000 लोग हैं, वो अलग अलग जगहों पे वो एहतजाज करते हैं। तो वो टोटल 50-60 हज़ार लोगों ने मुसीबत डाली हुई है। ज़्यादा होते हैं तो वो बहुत बड़ी तादाद में भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो कम होते हैं तो फिर भी वो 20-25 हज़ार लोग तो रहते हैं, 10 हज़ार तो रहते ही हैं एक आधी जगह पे। तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाकई में लाखों नौजवान इकट्ठे कर पाए तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए वाकई ही मुसीबत बन जाएगी, जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। बलूचिस्तान की नादरीन हम बात कर रहे थे ना, ये देखें एक और खबर बलूचिस्तान से। ये खबर देखें, आप अपना सर पीटेंगे कि ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। ये देखें आप, ये एक बुजुर्ग हैं, ये आपको नजर आएंगे इस तस्वीर में। ये देखें, इनको लोग हाथ में ला रहे हैं, छोटी सी वीडियो है, ये जरा देख लें आप। इनकी उम्र 70 साल है। ये गवर्नर है बलूचिस्तान के, शेख जाफर खान मंदोखेल। शेख जाफर खान मंदोखेल साहब जो हैं, ये 70 साल इनकी उम्र है, बलूचिस्तान के ये गवर्नर हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है यूथ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2026। यानी 2026 का जो समिट हो रहा है नौजवानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में भिजवाया गया किसे? 70 साल गवर्नर बलूचिस्तान को। है ना मजे की बात। पूरे पाकिस्तान में कोई नौजवान नहीं मिला जो यूथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर नुमाइंदगी करता पाकिस्तान की। जो प्रोग्राम है वो यूथ का है, और 70 साल बाबा जी गए हुए हैं गवर्नर साहब, क्योंकि उन्हें सैर कराना मकसद था। तो नाज़रीन, ऐसे ही बंदरबांट की है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ना, कभी सही बंदे को सही काम पे आने ही नहीं दिया। जानबूझकर उन्होंने हमेशा ये किया। उन्होंने कहा ठीक बंदा ठीक जगह पे आएगा, वो लगेगा, वो सवाल करेगा, वो पूछेगा ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, हम क्या जवाब देंगे। वो कहते हैं उठाओ नालायक आदमी को लगाओ, जिस बंदे का जो काम है उससे नहीं करवाना, किसी और बंदे से करवाओ, ताकि कोई सवाल ही ना करे, पूछे ही ना कि गलत क्या और सही क्या है। 70 साल के बाबे को उठा के भेज दिया, और भेज दिया कहाँ पे? यूथ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट है 2026 का, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे भेज दिया। और वो भी मुंह उठा के चल दिए, उनको भी शर्म नहीं आई कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये है जनाब पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल। नादरीन, ये एक और इंसिडेंट हुआ, आमिर मुगल साहब के घर के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। आमिर मुगल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहम रहनुमाओं में से एक हैं, और ये बड़ी मुश्किलात में है। मैं इनके बारे में ज़ाती तौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानता हूँ कि इन्होंने बहुत मुश्किलात देखी हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। उनकी बड़ी कामयाबी है। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके ज़रिए से इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन आमिर मुगल ने जिद पकड़ी हुई है कि मैंने गिरफ्तार नहीं होना, मैंने नाक में दम करके रहना। अब जब भी कभी इस्लामाबाद आने का या एहतजाज करने का कोई ऐलान होता है ना, तो सारी एजेंसियां लग जाती हैं इस चक्कर में कि आमिर मुगल को पकड़ लो, क्योंकि ये इस्लामाबाद का सबसे एक्टिव लोगों में से एक आदमी है। इस्लामाबाद के अंदर जब भी एहतजाज होता है, नौजवानों को मोटिवेट किया जाता है, उसमें एक बड़ा किरदार आमिर मुगल का भी होता है। बहुत सारे और लोग भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बाकी लोग काम नहीं करते, लेकिन आमिर मुगल का बाकायदा हर मरतबा रोल होता है, और वो असर डालता है, वो फ़र्क पैदा करता है। इसलिए इनकी ख्वाहिश है कि हर हाल में, इससे पहले कि एहतजाज शुरू हो, आमिर मुगल को किसी तरह गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया जाए, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। जनाब, उनके घर के ऊपर रेड मारा और उनके सोफे की गद्दियाँ उखाड़ दी, कुर्सियाँ और दरवाजे तोड़ दिए, फ्रिज खोल दिया, वो भी तोड़ दिया, शीशे तोड़ दिए। यानी आमिर मुगल की शीशों के बीच में बैठा हुआ है या गद्दियों के बीच में छुपा हुआ है। ये चीज़ें आप क्यों तोड़ते हैं? ये चीज़ें पता है क्यों तोड़ते हैं? सोफ़े तोड़ते हैं, फर्नीचर तोड़ते हैं, मेज़ें तोड़ते हैं, फ्रिज तोड़ते हैं, घर के शीशे, बाकी चीज़ें, स्क्रीन तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं पता है? ये इसलिए तोड़ते हैं ताकि अगले बंदे का इतना नुकसान हो जाए कि वो डर जाए और वो पीछे हट जाए इस लड़ाई से। क्योंकि मिडिल क्लास के लोग हैं ना ज़्यादातर। आमिर मुगल भी मिडिल क्लास का आदमी है, कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं है। तो अब ये जो नुकसान हुआ है बेचारा कैसे भरेगा, कैसे भरेगा? आम आदमी को चीज़ें बनाने में बहुत लंबा अरसा लग जाता है। आमिर मुगल ने खुद बताया कि कोई लेडी एहलकार नहीं थी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, तोड़ फोड़ किया गया। हमारे उसके घर में जो कुत्ते हैं उनको डंडों से मारा गया, और 2-3 फायर भी किए गए कुत्तों को चुप करवाने के लिए, उनको डराने के लिए। फिर खौल उठा के साथ ले गए, DVR उतार के साथ ले गए। आमिर मुगल को गालियां देते रहे और कत्ल करने की फैमिली के सामने धमकियां देते रहे, संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गए, मोटरसाइकिलें 2 घर में खड़ी थी वो भी चोरी करके साथ ले गए।
तो आमिर मुगल कहता है जी मुझे तो याद भी नहीं है मेरे घर पे अब तक कितने अटैक कितने हमले हो चुके हैं। ये है नाजरीन सूरत हाल। और ये आपको पता ना, पंजाब में हो या इस्लामाबाद में हो, फस्तायत इसी तरह अपने उरूज के ऊपर है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी उनके बारे में क्या सोचते हैं। नाजरीन, ये मोहम्मद हुसैन के बारे में जो खबर मैंने आपको दी थी ना, वो जो नौजवान कत्ल हो गया जिसके बारे में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये मुबैना तौर पे GHQ में दाखिल होकर वहाँ पे PTI का झंडा लहराना चाहता था और वहाँ पे ये कोई पिस्तौल लेकर घुस गया था और ये चाह रहा था कि ये कत्लेआम कर दे और जाके PTI का झंडा GHQ में लहरा दे। यानी इल्ज़ाम तो इसी किस्म के हैं उसके ऊपर। उसके बारे में मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी। सबसे पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने आपको कहा था ना कि वो ज़हनी तौर पर एक मरीज़ आदमी है, नॉर्मल नहीं है। अब ये BBC ने भी खबर दी है, उन्होंने भी तस्दीक की और आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी तस्दीक कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो नफसियाती मर्ज़ का शिकार था बल्कि 3-4 साल से बहुत दबाव में था, बड़ी परेशानी में था और वो दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहा था। उसकी दवाइयों की तफसीलात भी आ चुकी हैं, जबकि उसकी फैमिली ने कहा कि वो हर तरह का ताउन करेंगे, इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि इसकी तहकीकात करवाएं। अब नाजरीन, मईशत के ऊपर बहुत सारी खबरें हैं, यहाँ इनके साथ जुड़ती नहीं हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको ज़रूर बताऊँगा कि मईशत के हवाले से आज हम कहाँ खड़े हैं और ये किसकी मेहरबानी है और ये जो नया झटका हमें लगा बहुत बड़ा, ये झटका हमें कहाँ लेकर जाएगा। आज सुहेल अफरीदी साहब मुलाकात करने के लिए गए, बाकी जो उनके साथी जिन्होंने मुलाकात करनी थी वो भी उनके साथ गए, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक मुलाकात नहीं करवाई गई। आज जुमेरात का दिन था, पहले बहुत सारी जुमेरातों तक लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा सुहेल अफरीदी गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और आज फिर मुलाकात अभी तक तो नहीं करवाई गई, तो इम्कान भी कोई नहीं है कि उनकी मुलाकात होगी। लेकिन उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की है सुहेल अफरीदी ने, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मैं ये आखिरी मरतबा आया हूँ अडियाला जेल 27 सितंबर से पहले, और अब अगर मुझे बुलवाया गया तो मैं अडियाला जेल आऊँगा, वरना मैं अडियाला जेल अब नहीं आऊँगा। यानी बुलवाया गया से मतलब ये है कि मुझे कहा गया कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, आ जाएँ आप, तो मैं 27 सितंबर से पहले आऊँगा, वरना खुद अब मैं मुलाकात के लिए नहीं आऊँगा। अब हम सिर्फ लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। 27 सितंबर को 20 लाख से ज़ायद लोग निकलेंगे और ये इनके लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, लेकिन इनका मूड नहीं लग रहा कि अभी भी ये मुलाकात करवाएंगे। और आज रात यानी मुलाकात नहीं करवाते तो 10 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पाकिस्तान और पार्टी का परचम लेकर एहतजाज के लिए निकलने की कॉल दे रखी है। आज के बाद मैं अडियाला जेल तक आऊँगा, जब ये खुद बुलाएंगे कि आकर इमरान खान साहब से मुलाकात कर लो। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा था कि आज 13 अगस्त है, आज रात को वैसे ही पाकिस्तान भर में पाकिस्तानियों ने निकलना है। तो ये दिन भी ऐसा है कि बड़ा स्मार्टली देखें, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। सुहेल अफरीदी ने ठीक वक्त का इंतखाब किया कि जुमेरात का दिन है, 13 अगस्त है, मैं मुलाकात के लिए जाऊँगा। अगर मुलाकात नहीं होगी तो पाकिस्तानी तो निकलेंगे पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने तो निकलना है। और पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा, उनकी अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है इस वक्त। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए प्रॉब्लम हो गई कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए, लोग उनसे नाराज़ हो गए और जो उनके कारकुन हैं वो भी डिप्रेशन में चले गए कि पहले हम ये लड़वाते रहे फ़ौज के साथ और ये कहते रहे जनाब के पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बेजा मुदाखलत पाकिस्तान की सियासत में करती है, हमने इसको रोकना है। लेकिन फिर जाके वो उन्हीं की गोद में बैठ गए। तो वो काफ़ी मुतनफ़र भी हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुन। जो बड़े डाई हार्ड कारकुन थे वो भी बेचारे अब बात नहीं करते, चाहे पीपल्स पार्टी के हों चाहे PMLN के हों, तो वहाँ पर एक सकूत है, खामोशी है। लेकिन PTI का कारकुन जो है वो तो काफ़ी एक्टिव है, खासतौर पे जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपका कारकुन एक्टिव ही रहता है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तान के झंडों के साथ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी लेकर निकलें और निकल कर बाहर आएँ और आकर आप एहतजाज में शामिल हों। और आज रात को वो कह रहे हैं जी पूरे पाकिस्तान को जैम करेंगे। वैसे भी पाकिस्तान बड़े शहर जो हैं वो नॉर्मली जैम हो जाते हैं आज की रात में। तो देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रंग कितना गहरा होता है आज रात को जब नौजवान निकलेंगे। पाकिस्तान की यौम आज़ादी की सिलसिले में जो रैलीज़ वगैरह निकलती हैं रात के वक्त 12 बजे से पहले, तो आज रात जब पाकिस्तानी निकलेंगे तो फिर हम देखेंगे 10 बजे के बाद जब ये मामला शुरू होगा और 12 बजे 1 बजे तक चलेगा कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने झंडे और कितने लोग निकलते हैं। नादरीन, एक और डेवलपमेंट इमरान खान साहब के हवाले से है, क्योंकि सुहेल अफरीदी अडियाला जेल के बाहर हैं तो अडियाला जेल के अंदर की भी आपको बताते हैं। जब इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली उनसे मिलने के लिए गई तो ये पहली मरतबा हुआ कि जिस कमरे में मुलाकात करवाई जाती है वहाँ पे बुशरा बीबी के अकब में एक TV स्क्रीन लगाई गई थी और उस TV स्क्रीन जो है वो वहाँ लगी हुई है, लेकिन उसके ऊपर इमरान खान साहब की CCTV फुटेज चला दी गई। यानी डेलिबरेटली वहाँ पे एक ऐसा कैमरे का लिंक वहाँ पे दिया गया या वहाँ दिखाया गया। अब ये पता नहीं लाइव फुटेज थी या रिकॉर्डेड वीडियो थी कि जिस टाइम इमरान खान साहब वॉक कर रहे हो या जिस टाइम इमरान खान साहब कोई एक्टिविटी कर रहे हो उस वक्त की वो फिल्मा के उन्होंने वहाँ पर चला दी। अब आप ये कुछ कह नहीं सकते कि वो लाइव थी या वो रिकॉर्डेड थी, लेकिन ये उनकी फैमिली ने देखा कि
जो बुशरा बीबी के अकब में लगी हुई टीवी स्क्रीन, उसके ऊपर इमरान खान साहब की फुटेज चल रही है जिसमें वो वॉक कर रहे हैं। तो ये एक प्रूफ देने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, बाहर जो खबरें जा रही हैं उन खबरों पे आप भरोसा ना करें। तो इस किस्म की एक कोशिश की गई है। बहरहाल ये इमरान खान साहब की फुटेज चलाई गई, एक नई खबर थी, एक नई डेवलपमेंट थी। और ये देखें, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर तो हो नहीं सकता। तो वो ये चाहते हैं कि बाहर कम से कम लोगों को इस बात का इत्मीनान पहुंचे कि इमरान खान साहब को एक स्क्रीन के ऊपर चलते फिरते देखा गया। अब इससे वो हासिल क्या करना चाहते हैं ये तो हमें समझ नहीं आती। इनकी बुखलाहट है, बात चीज़ें ये डर कर करते हैं, बात चीज़ें ये अग्रेसिवली करते हैं और बात चीज़ें ये प्रिएंटिव बायर्स के तौर पे करते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने ये क्यों किया। शफीउल्लाह जान ने, मैं कभी ज़्यादा बात नहीं करता इनके बारे में, नए सियासतदान हैं, गैर तजुर्बाकार हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत अजीबोगरीब बात कर दी। मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया कि भाई ये क्या है, ऐसा अगर बयानात आपने देने हैं तो आपको दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। शफीउल्लाह जान मंसूर अली खान साहब के साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि जब हमारे पास ताकत आएगी या हमारी हुकूमत आएगी, हम पावर में आएंगे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, तो हम इससे ज़्यादा दुगना जुल्म करेंगे। 200 FIRs की जगह 400 FIRs करेंगे। 9 महीने डॉक्टर को नहीं मिलवाया, हम 18 महीने नहीं मिलवाएंगे। तो ये कह रहे हैं, इस किस्म की अब सोच डेवलप हो रही है। और खुद भी उन्होंने कहा जी मैंने भी यही कहा। ये क्या है? हमें तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है वो जमहूरियत के लिए है, वो रूल ऑफ लॉ के लिए है, वो इंसानी हकूक़ के लिए है, आज़ादी इज़हार राय के लिए है। वो स्ट्रगल तो उसूलों के मुताबिक है कि आपने जर्नैलों को सियासत में हिस्सा नहीं लेने देना। अगर अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां सहूलतकारी कर रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। नून लीग सहूलतकारी कर रही है, PMLN सहूलतकारी कर रही है। जब राणा सनाउल्लाह को उठाया था एजेंसियों ने तो उस वक्त PTI के लोग सहूलतकारी कर रहे थे। याद है, उसने शहरयार अफरीदी ने आके हलफ ले लिया था। आर्मी चीफ मुल्क का बाप होता है, ये भी शहरयार अफरीदी ने कहा था आके, आपको याद होगा। तो उस वक्त भी PTI के अंदर लोग थे जो ये कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है वो उसको सहूलत दे रहे थे। अभी जो है वो PMLN बहुत खुलकर दे रही है। इतना जुल्म तो पहले हमने कभी देखा भी नहीं जितना PTI के ऊपर हो रहा है। जो इमरान खान के साथ हुआ वो तो नवाज शरीफ उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आसिफ अली जरदारी तो इसको सोच के ही फौत हो जाए जितना इमरान खान के ऊपर जुल्म हुआ। जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है बहुत जुल्म हुआ, सारे जुल्म की कहानियां जो है ना वो बताकर चले गए, फौत हो गए हैं। एक सहाफ़ी हुआ करते थे, खबरें अखबार के हेड, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मुबशर लुकमान को। उसमें उन्होंने बताया था कि आसिफ अली जरदारी की जेल कैसी होती थी और किस तरह की जेल आसिफ अली जरदारी ने काटी है। ज़िया शाहिद उनका नाम था। वो इंटरव्यू आप निकाल कर इंटरव्यू देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अब शफीउल्लाह जान ने कहा जी हम तो बदला लेंगे, हम तो ज़्यादा मारेंगे। ये क्या बात हुई? मार आपको पड़ रही है जर्नैलों से, बदला आप लेंगे नून लीग से। भाई अगर स्टेटमेंट देना है और मर्दों वाला स्टेटमेंट देना है तो आपको कहना चाहिए कि हम इन जर्नैलों को निशाने इबरत बनाएंगे जो इस वक्त सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। अब कमज़ोर को क्यों मारते हैं? जब आप इक़्तिदार में आ जाएंगे तो नून लीग कमज़ोर हो जाएगी, उस वक्त भी जर्नैल ताकतवर होंगे। भाई अगर आपने देखा ना, नून लीग एक दौर में उसने मार खाई, फिर वो जर्नैलों की मदद से इक़्तिदार में आ गए, अब वो जूते पॉलिश कर रहे हैं। तो उनको बदला लेना चाहिए ना, उनसे लड़ना चाहिए जिन्होंने उन्हें मारा, या वो सिलसिला बंद करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सोचा जूते ही पॉलिश करी जाओ। आज PTI के अंदर ये अगर सोच पैदा हो गई है, अब शफीउल्लाह जान ने ये बात की है, मुझे हैरत हो रही थी। यानी ऐसे दोस्तों तो दुश्मन की आपको क्या ज़रूरत है जो ये बता रहा हो कि हमने भी आके बदले लेने और यही काम करना और इससे डबल करना है। आज जिस जुल्म, फस्तायत और जबर के खिलाफ हम खड़े हैं वो कहते हैं जी हम आएंगे इससे डबल करेंगे। आपको कहना चाहिए कि जब आप आएंगे तो रूल ऑफ लॉ होगा, जब आप आएंगे तो सबके लिए एक कानून होगा। बड़े और छोटे का हम कोई जो है वो किसी किस्म की हम फर्क नहीं रखेंगे, कोई अमीर आदमी को गरीब आदमी। एक्चुअली ये उसूल है। हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी कानून के दायरे के अंदर लेकर आएंगे। हम फौज का सियासत में किरदार ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होगी। पाकिस्तान के अंदर जुल्म, बर्बरियत और बदला हम ख़त्म कर देंगे। हाँ, जिन लोगों ने करप्शन की, बेईमानी की, फ्रॉड किया, वो तैयारी पकड़ लें, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप करें तो काफ़ी है। इतनी बात बहुत है। नहीं, नून लीग को मारेंगे जी। क्यों आप नून लीग को मारेंगे? सिर्फ इसलिए मारेंगे कि जर्नैल ज़्यादा ताकतवर है, उनका आप नाम नहीं ले सकते। नून लीग ने सहूलतकारी करके बहुत बड़ा जुर्म किया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ा जुर्म किया सहूलतकारी करके। लेकिन क्या यह सहूलत आज सिर्फ नून लीग ने दी है? माजी में भी लोग देते रहे। लेकिन इस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी कभी किसी ने नहीं की जिस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी नून लीग ने की है। यह भी एक हकीकत है। मगर जमहूरी सोच क्या है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से उखाड़ के बाहर निकालेंगे। आप मना करेंगे जर्नैलों को कि आज के बाद तुम्हारा सियासत में कोई काम नहीं है, और जो जर्नैल सियासत करेगा उसको निशाने इबरत बनाएंगे। जो अपने हलफ से गद्दारी करेगा और आइन को तोड़ेगा उसके ऊपर कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करेंगे। ये हैं वो काम जो करने वाले हैं।
और इनसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप आ जाएंगे, आप नून लीग से बदला ले लेंगे, तो 5-10 साल बाद वो फिर आ जाएंगे, वो आपसे बदला ले लेंगे। फिर पीपल पार्टी आ जाएगी, वो सबसे बदला ले लेगी। कोई इधर से आएगा वो बदला लेगा, जो उधर से आएगा वो बदला लेगा। इसी बदले के चक्कर में डिवाइड एंड रूल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती चली आई है, आइंदा भी करती चली जाएगी। असूली बात तो यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में डिवाइड एंड रूल, मैं बार बार एक बात कहता हूं, आपको याद ही नहीं रहती बात, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि सारे चोर और डाकू इकट्ठे होकर अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बैरकों में वापस भेज दें और इनका सियासी किरदार खत्म कर दें तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा। ये दो बातें मैं बार बार कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी, आप सबको बारी बारी मार पड़ेगी और आप एक दूसरे को खुद ही मारेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को सामने भी नहीं आना पड़ता, ये सहूलतकारी कर रहे होते हैं। तो बारी बारी सबकी बारी। एक तो ये बात देखिए, अगर आपने ये बात करनी थी ना, तो मैं ये बात इस तरह करता हूं कि कल को अगर यही जुल्म एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ किया तो बड़ा नॉर्मलाइज है। अगर कल को यही जुल्म एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ किया तो बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि पीटीआई के साथ हो गया, उनके साथ भी होगा तो बड़ा नॉर्मल होगा। लेकिन अगर पीटीआई का बंदा खुद खड़ा होकर, जो आज रिसीविंग एंड पे है, जिसको आज मार पड़ रही है, वो खड़ा होकर खुद कहता है कि कल को मैं भी मारूंगा और डबल मारूंगा, ये बड़ी ज्यादती है। आपने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, जालिम का साथी नहीं बनना। और जुल्म कौन करता है? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और कब से कर रही है? आप देख लेना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिया शेख मुजीब, फिर नवाज शरीफ, बेनज़ीर, आसिफ जरदारी, आज इमरान खान, एक एक करके ANP, MQM, कोई एक जमात बताएं जिनके ऊपर जुल्म ना किया हो। हर एक के साथ इन्होंने जुल्म किया है। तो जालिम से आपने बदला लेना है ना, जालिम के आपने हाथ पकड़ने, उसको आपने रोकना है, ये नहीं करना था। ये बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्टेटमेंट की कोई ना कोई वजह पेश की जाएगी या इस स्टेटमेंट को वापस लिया जाएगा कि जनाब ये जज्बात में हमने बात की, हम ये नहीं करना चाहते। मस्तूंग के अंदर नादरीन जो सूरत हाल है, वहां पे कारोबार बंद है, क्योंकि सुराब में जो बलूचिस्तान में एक वाक़या हुआ, बड़ा खौफनाक इंसिडेंट था, जिसमें 9 बच्चे, 7 ख़वातीन और 12 मर्द जाबहक हुए हैं। और ये एक फ़िज़ाई हमला था जिसे जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से। और ऐसा लगता है कि कोलेटरल डैमेज ये हुआ है, शायद वो दहशतगर्दों के पीछे गए और सिविलियंस जो हैं उनके ऊपर अटैक हो गया और बहुत सारे सिविलियंस, बच्चे, ख़वातीन वो शहीद हो गए। बाद औक़ात पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ये कहती हैं कि क्योंकि दहशतगर्द अपने आप को छुपाते हैं इंसानों के पीछे, तो आम इंसान भी इस लड़ाई में मारे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से एक मौक़िफ़ दिया गया कि अचानक से वो दहशतगर्द कोई गाड़ी तैयार कर थे बारूद वाली, वो फट गई और उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। लेकिन वहाँ कोई बलूचिस्तान में इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जो मकामी सहाफ़ी हैं वो भी कहते हैं जी ऐसा नहीं है, ये एरियल स्ट्राइक हुई है, ये फ़िज़ाई हमला हुआ है उस एरिया में जहाँ ये वाक़या हुआ। अब जो सराब का मेन चौक है, वहाँ पे लोग लाशें रख कर बैठे हुए हैं, दूसरा दिन है और बड़ी तकलीफ़ में है। जो मनाजिर हैं वो तो देखे ही नहीं जाते, यानी मैं मनाजिर जैसे ही खोलता हूँ तो मैं बंद कर देता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। छोटे छोटे बच्चों की लाशें लेकर वो लोग चौक में बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान में जगह जगह पे एहतजाज हो रहा है और लोग लाशें रख कर एहतजाज कर रहे हैं। क्वेटा के अंदर एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। ज़रा कुछ होता है फौरी तौर पे पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं। वैसे ही क्वेटा में थोड़ी बहुत आती हैं, वहाँ पे भी बंद कर देते हैं। ये नादरीन इस वक्त सूरत हाल है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ 14 अगस्त के हवाले से, ये नौशीन इफ्तिखार हैं, PMLN की MNA, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। इन्होंने बयान देते हुए कहा इंटरव्यू में कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डस्का से, क्योंकि डस्का से ये MNA है, तो कहती है डस्का से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100 बंदा निकाल लेना, सिर्फ 100 बंदा, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी और सियासत छोड़ दूंगी। तो जनाब ये मैं देख रहा था मनाजिर AC ऑफिस के हैं, वहाँ पे 100 से ज़्यादा वकील आ गए। 105 बंदों ने दस्तखत किए एक कागज़ के ऊपर जिसपे उन्होंने इजाज़त मांगी जलसे के लिए और एक रैली के लिए। तो ये 105 बंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने लिख कर बाकायदा दरखास्त AC के दफ्तर में जमा करवा दी कि जनाब हमें परमिशन दी जाए जलसे के लिए, और नौशीन इफ्तिखार के डेरे पे भी हम पहुंचा देते हैं, उनके दफ्तर में भी पहुंचा देते हैं, तो हम आपको बंदे पूरे करके देते हैं, बताते हैं 100 से ज़्यादा बंदा निकलता है या नहीं निकलता। तो नौशीन इफ्तिखार ने बहुत बड़ी लंबी छोड़ दी थी कि 100 बंदा पूरा नहीं निकाल सकते, तो 105 बंदा तो पहुँच गया सिर्फ दरखास्त लेके, और वो 100 से ज़्यादा बंदे थे जो वहाँ खड़े हुए थे कि जनाब आप हमें इसकी परमिशन दें। और AC साहब के दफ्तर के अंदर मुसीबत बनी हुई थी और वो मीडिया को लेकर पहुँच गए। तो अब डस्का में एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई। देखिए ये गेम ज़्यादा उठा देती हैं ये औरतें, नौशीन इफ्तिखार हों या वो लिया वाली खातून है। उन्होंने कहा जी मेरे लिया की गलियाँ चमक रही हैं। वो बाबा जी ने उसी वक्त दिखाया जनाब चमक दी पी ने गलियाँ, 2-2 फुट पानी खड़ा है गलियों के अंदर, ज़रा सी बारिश होती है हर चीज़ डूब जाती है, बेड़ा गर्क कर दिया, कोई वहाँ पे सैनिटेशन का इंतज़ाम नहीं है, कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है, तो लिया की गलियाँ तबाह हो गई हैं।
और निज़ाम इंसाफ के लिए देखें, मैं अभी फिर दोबारा उसी बात पे आ जाऊंगा, निज़ाम इंसाफ जब तक नहीं होगा तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं होगी। शफी जान साहब कह रहे हैं ना कि हम बदला लेंगे, तो किस किस से बदला लेंगे? अभी रिजवी बरादरान गायब हैं, जबरी तौर पे गुमशुदा, अब वो किससे बदला लेंगे? ये इतनी बड़ी ज्यादती है, इतना बड़ा जुल्म है। देखिए, अगर गैर कानूनी और गैर आईनी काम किसी ने किया है या आपको लगता है कि वो कानून के मुजरिम है, रिजवी बरादरान, उनके बारे में बड़ी अजीबोगरीब खबरें आई थी पहले, और ये कहा गया था कि एक भाई जो है कहीं उसकी डेथ हो गई है, दूसरा जो है वो जख्मी था। हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ, किस लेवल पे मामला गया, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं उनको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अगवा कर लिया था। बहुत मुमकिन है जब वो छूट कर आए तो वो खुद कहें कि जनाब हम अपनी मर्जी से छुपे हुए थे, अब हम वापस आ गए हैं। हो सकता है उनको ये भी कहना पड़ जाए, क्योंकि एजेंसियां ये कहने के लिए मजबूर करती हैं। मुझे भी बहुत मजबूर किया था, मैंने ये बात की नहीं वापस आने के बाद, मुझे बहुत मजबूर किया था कि तुम जाकर ये स्टेटमेंट दोगे। मैंने कहा जी मैं नहीं देता, तो मैंने तो नहीं दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो है वो स्टेटमेंट ना दें, लोग दे भी देते हैं स्टेटमेंट। लेकिन ये कितना बड़ा जुल्म है कि दोनों भाई को का अभी तक पता ही कुछ नहीं है। भाई, जितने बड़े मर्जी मुजरिम हो, आप उन्हें अदालत के अंदर पेश करें, आप उन्हें कानूनी तरीके से गिरफ्तार करें। किसी को भी जबरी तौर पर गुमशुदा करना है तो बहुत बड़ा जुल्म है जिसका कोई जवाब नहीं पेश किया जा सकता। इसके लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए, हर पाकिस्तानी को आवाज़ उठानी चाहिए रिजवी बरादरान के लिए, चाहे उनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है या नहीं है। लेकिन ये जुल्म है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बलूचिस्तान में जो बच्चा अगवा होता है, जबरी तौर पे लापता होता है, उसके लिए भी आवाज़ उठाएं। जो कबायली इलाकों में होता है उसके लिए भी आवाज़ उठाएं। ये जुल्म जब तक बंद नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि जबरी गुमशुदगी बेशुमार मसाइल की जड़ है। नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब 5 मरतबा प्लानिंग के वजीर रहे हैं, 5 मरतबा, और इनकी काबिलियत का मैं आपको बताऊं, ये ज़रा एक इनकी बात सुने आप। वो कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि 2 सालों में इंटरेस्ट रेट 38% से 7% तक आया हो। ये जरा सुने कि इन्होंने कहा क्या, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हकीकत क्या है। ये 5 मरतबा प्लानिंग के वजीर रहे, इनकी बात सुने आप। दुनिया में हामिद साहब कोई मिसाल नहीं है कि 2 सालों में इंटरेस्ट रेट 38% से 7% पे आया हो। फिर सुने एक दफा। दुनिया में हामिद साहब कोई मिसाल नहीं है कि 2 सालों में इंटरेस्ट रेट 38% से 7% पे आया हो। एक तो 2 सालों में भी इनकी हुकूमत है, उससे पिछले 2 सालों में भी इनकी हुकूमत थी। अगर कहीं 38% पे गया था तो वो इन्हीं का गया था। लेकिन हकीकत क्या है, ये 5 मरतबा प्लानिंग का वजीर है, इसका नॉलेज इतना सा है। पहले तो शरह सूद जो है वो 21% से थोड़ा सा ऊपर हुआ था, बस कभी 38% तक गया ही नहीं। वो कभी गया ही नहीं 38% तक, जिसको वो कह रहे हैं 38% तक से नीचे चला गया 7% तक। नंबर 1 तो 21% से ज्यादा नहीं हुआ। नंबर 2, नून लीग की मेहरबानी से 21% तक गया था, यानी नून लीग ही 21% पे लेकर गई, 38% तक नहीं गया। और नून लीग ही अब कह रही है कि हम 7% तक लाए। तो सुन लें, आज की तारीख में जो इंटरेस्ट रेट है वो 11.5% है। कितना जी? 11.5%। तो 7% किधर है? 38 से 7 पे वो कह रहे हैं जी हम लेकर आए। रेंज बताएं कितनी बड़ी बनाई, 38% से 7% तक हम लेकर आए। भाई 21% तक गया, ज्यादा से ज्यादा वो भी आप लेकर गए, और ये अभी 11.5% पे है जहां पे इमरान खान साहब ने छोड़ा हुआ था। लेकिन कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 4 साल तक ये इंटरेस्ट रेट डबल फिगर में रहा हो, यानी 10 से ऊपर रहा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 4 साल तक 10 से ऊपर रहा हो। ये रिकॉर्ड एहसन इकबाल की गवर्नमेंट ने या शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर की हुकूमत ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। दावा चेक करें आप, दावा कर रहे हैं जनाब के 7% है। बताएं ना कहां पे है 7%? 7% हो तो पाकिस्तान के अंदर कितने मामला हल हो जाए। नाजरीन, आखिरी खबर है, और खबर यह है कि हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम बाहर से मंगवाने की मंजूरी दे दी। अब यूक्रेन से, अमेरिका से, यहाँ से गंदम आएगी पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानी किसानों से नहीं खरीदेंगे, अमेरिकन किसानों से खरीदेंगे, यूक्रेन के किसानों से खरीदेंगे, ताकि उनको मुनाफा हो जाए। पाकिस्तानी किसानों से गंदम नहीं लेंगे। वहाँ कहते हैं जी फ्रॉड है, हमने नहीं लेनी। पाकिस्तान का किसान रोल दिया, किसान इत्तेहाद के लोग बैठे थे, वो ये कह रहे थे कि मरियम नवाज का दौर स्याह दौर है। एक भी फसल या एक भी साल किसान का अच्छा नहीं गुजरा, बल्कि लगातार उसको नुकसान होता चला जा रहा है, उसको मुनाफा मिला ही नहीं। और कोई भी शख्स मरियम नवाज के आसपास उससे बात करने की भी सलाहियत नहीं रखता, हैसियत नहीं रखता, क्योंकि एक प्राइमरी स्कूल की तरह ना, एक प्राइमरी स्कूल की बहुत सख्त टीचर नहीं होती। पेंडू किस्म का जो प्राइमरी स्कूल होता है उसकी एक बहुत सख्त किस्म की एक पेंडू किस्म की टीचर होती है। आपको वो इमेज आ जाएगा आपके दिमाग में। मरियम नवाज इस तरीके से पंजाब में सूबा चला रही, हर एक को तुनके और दबा के रखा हुआ है, हर एक को दबा के रखा हुआ है। ऊपर वाला जूता पॉलिश कर जा रही है, नीचे वालों को सबको जूते मारी जाए, बस ये हो रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।